इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 11 हिंदी पाठ 2 लेखक हैं आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी। इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के युग विधायक महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 5 मई सन 1864 ईस्वी में रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। कहा जाता है कि इनके पिता राम सहाय द्विवेदी को महावीर का इष्ट था, इसीलिए इन्होंने पुत्र का नाम महावीर सहाय रखा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। पाठशाला के प्रधानाध्यापक ने भूलवश इनका नाम, भूलवश मतलब गलती से, इनका नाम महावीर प्रसाद लिख दिया था। यह भूल हिंदी साहित्य में स्थायी बन गई। 13 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजी पढ़ने के लिए इन्होंने रायबरेली के जिला स्कूल में प्रवेश लिया। यहाँ संस्कृत के अभाव में इनको वैकल्पिक विषय फारसी लेना पड़ा। यहाँ 1 वर्ष व्यतीत करने के बाद कुछ दिनों तक उन्नाव जिले के रंजीतपुरवा स्कूल में और कुछ दिनों तक फतेहपुर में पढ़ने के पश्चात ये पिता के पास बम्बई यानी मुंबई चले गए। वहाँ इन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी का अभ्यास किया यानी पढ़ाई की। इनकी उत्कट ज्ञान पिपासा कभी तृप्त न हुई, किंतु जीविका के लिए इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। रेलवे में विभिन्न पदों पर कार्य करने के बाद झांसी में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट के कार्यालय में मुख्य लिपिक हो गए। लिपिक मतलब लिखने वाले, लिखा है। 5 वर्ष बाद उच्च अधिकारी से खिन्न होकर इन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिए। खिन्न मतलब गुस्सा कर, त्याग पत्र मतलब इस्तीफा दे दिया। इनकी साहित्य साधना का क्रम सरकारी नौकरी के नीरस वातावरण में भी चल रहा था और इस अवधि में इनके संस्कृत ग्रंथों के कई अनुवाद और कुछ आलोचनाएं प्रकाश में आ चुकी थी। सन 1903 ईस्वी में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन स्वीकार किया। 1920 ईस्वी तक ये गुरुतर दायित्व इन्होंने निष्ठापूर्वक निभाया। सरस्वती से अलग होने पर इनके जीवन के अंतिम 18 वर्ष गांव के नीरस वातावरण में बड़ी कठिनाई से व्यतीत हुए। नीरस मतलब जिसमें कोई रस ना हो, यानी जिसमें कुछ खुशी ना हो। 21 दिसंबर सन 1938 ईस्वी को रायबरेली में हिंदी के इस यशस्वी साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। इनका स्वर्गवास मतलब इनकी मृत्यु हो गई। कब हो गई? 21 दिसंबर सन 1938 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? रायबरेली में। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य में द्विवेदी जी का मूल्यांकन तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जा सकता है। वह समय हिंदी के कलात्मक विकास का नहीं, हिंदी के अभावों की पूर्ति का था। द्विवेदी जी ने ज्ञान के विविध क्षेत्रों, इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान, पुरातत्व, चिकित्सा, राजनीति, जीवनी आदि से सामग्री लेकर हिंदी के अभावों की पूर्ति की। हिंदी गद्य को मांझने, संवारने और परिष्कृत करने में आजीवन संलग्न रहे, यानी काम करते रहे। इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति एवं नागरी प्रचारणी सभा ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था। उस समय टीका टिप्पणी करके सही मार्ग का निर्देशन देने वाला कोई न था, यानी इनको निर्देशन मतलब रास्ता बताने वाला कोई नहीं था। इन्होंने इस अभाव को दूर किया तथा भाषा के स्वरूप, संगठन, वाक्य विन्यास, विराम चिन्हों के प्रयोग तथा व्याकरण की शुद्धता पर विशेष बल दिया। लेखकों की अशुद्धियों को रेखांकित किया। स्वयं लिख कर तथा दूसरों से लिखवा कर इन्होंने हिंदी गद्य को पुष्ट यानी बहुत मजबूत बनाया, परिमार्जित किया। पुष्ट मतलब क्या है? मजबूत किया। हिंदी गद्य के विकास में इनका ऐतिहासिक महत्व है। द्विवेदी जी ने 50 से अधिक ग्रंथों तथा सैकड़ों निबंधों की रचना की थी। ये उच्च कोटि के अनुवादक भी थे। अनुवादक मतलब किसी एक भाषा को दूसरे भाषा में बदलना। इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनुवाद किया है। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले है निबंध। इनके सर्वाधिक निबंध सरस्वती में तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं एवं निबंध संग्रहों के रूप में प्रकाशित हुए हैं। काव्य संग्रह, काव्य मंजूषा। काव्य संग्रह में क्या है? काव्य मंजूषा। आलोचना में देखते हैं हिंदी नवरत्न, नाट्यशास्त्र, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, विचार विमर्श। अगला क्या है? वाग विलास, साहित्य संदर्भ, कालिदास और उनकी कविता, कालिदास की निरंकुशता आदि। अनुदित में देखते हैं हिंदी महाभारत, किरातार्जुनी, रघुवंश, विनय विनोद, गंगा लहरी, कुमार संभव, विचार रत्नावली, स्वाधीनता, शिक्षा, बेकन विचारमाला, मेघदूत आदि। संपादन में देखते हैं सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादन किया। अन्य रचनाएं में देखते हैं अद्भुत आलाप संकलन, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, अतीत स्मृति आदि। विविध रचनाएं में जल चिकित्सा, संपत्ति शास्त्र, वत्कृत्व कला आदि। द्विवेदी जी की भाषा अत्यंत परिष्कृत, परिमार्जित एवं व्याकरण सम्मत है। उसमें पर्याप्त गति तथा प्रवाह है। इन्होंने हिंदी के शब्द भंडार की श्री वृद्धि में अप्रतिम सहयोग दिया। अप्रतिम मतलब बहुत
सहयोग दिया। इनकी भाषा में कहावतों, मुहावरों, सूक्तियों आदि का प्रयोग भी मिलता है। इन्होंने अपने निबंधों में परिचयात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली तथा कथात्मक शैली का प्रयोग किया है। कठिन से कठिन विषय को बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करना इनकी शैली की सबसे बड़ी विशेषता है। शब्दों के प्रयोग में इनको रूढ़िवादी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आवश्यकता अनुसार तत्सम शब्दों के अतिरिक्त अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी शब्दों का भी इन्होंने व्यवहार किया है, यानी अपनी कहानियों या संग्रहों में लिखा है। क्या क्या कौन कौन भाषा? अरबी, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन निबंध में संस्कृत के महाकवि माघ के प्रभात वर्णन संबंधी हृदय स्पर्शी स्थलों को निबंधकार ने हमारे सामने रखा है। उसने बहुत ही कलात्मक ढंग से यह दिखलाया है कि किस तरह सूर्य और चंद्रमा, नक्षत्र एवं दिग्वधुएं अपनी अपनी क्रीड़ाओं में तल्लीन हैं। सूर्य की रश्मियां अंधकार को नष्ट कर जीवन और जगत को प्रकाश से परिपूर्ण कर देती हैं। रसिक चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से रजनीगंधा को प्रमुदित कर देता है। सूर्य और चंद्रमा समय समय पर दिग्वधुओं से कैसे प्रणय निवेदन करते हुए एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंदिता के भाव से भर उठते हैं। कैसे प्रवासी सूर्य का स्थान चंद्रमा लेकर दिग्वधुओं से हास परिहास करते हुए सूर्य के कोप का भाजन बन उसके द्वारा परास्त किया जाता है। इन सब का बड़ा मनोहारी चित्रण इस निबंध में किया गया है। आगे देखते हैं। आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक साहित्यकारों में शामिल हैं। इन्हें शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का वास्तविक सर्जक माना जाता है। इसीलिए 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक के समय को हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि 1900 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। ये था आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। मिलते हैं अगली क्लास में।